Good morning students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College बूंदी। हमारे पेपर फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महासागरीय विज्ञान ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में महासागरीय जल में लवणता का अध्ययन प्रारंभ किया था। लवणता यानी सैलिनिटी। हमने जाना कि सागरीय जल के कुल भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर इज सैलिनिटी, जिसे पार्ट्स पर 1000 पीपीटी के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। महासागरों की औसत लवणता 3.5 पार्ट्स पर 1000 होती है और लवणता का निर्धारण विभिन्न कारक करते हैं, जैसे इवेपोरेशन वाष्पीकरण, प्रेसिपिटेशन वर्षण, फ्रेश वाटर रन ऑफ जो कि नदियों के द्वारा प्राप्त स्वच्छ जल की प्राप्ति है, अथवा आइसबर्ग्स के पिघलने से प्राप्त स्वच्छ जल की प्राप्ति के तौर पे देखा जाता है। फिर वायुदाब और वायु प्रवाह दिशा और तीव्रता, साथ ही महासागरीय धाराएं जैसे कारक महासागरीय जल में लवणता को नियंत्रित करते हैं। आज हम महासागरीय जल में लवणता के क्षैतिज और लंबवत वितरण को पढ़ेंगे। क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आप प्रदर्शित मानचित्र में देख रहे हैं कि विभिन्न समलवण रेखाएं प्रदर्शित हैं, जिन्हें बोलते हैं आइसोहेलाइंस। ये रेखाएं वस्तुतः समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने से प्राप्त होती हैं। जिसमें आप इंडेक्स पर गौर करें तो यहाँ जो सबसे गहरा लाल रंग है वो 38 पार्ट्स पर 1000 लवणता वाले क्षेत्र का प्रदर्शन है, जो आप रूम सागर और इस रेड सी क्षेत्र में देख पा रहे हैं। इसके बाद क्रमशः जो हल्का होता हुआ लाल रंग है वो 37 और फिर 36 पार्ट्स पर 1000 का प्रदर्शन है। उसके बाद के जो रंग हैं वो भी क्रमशः गिरते हुए लवणता के स्तर को प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे कम लवणीय क्षेत्र को आप गहरे नीले रंग से प्रदर्शित होता हुआ देख पा रहे हैं। देखिए, महासागरीय जल में लवणता के क्षैतिज वितरण को अक्षांशों के सापेक्ष देखा जाता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं लवणता में कमी आती जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा सर्वाधिक लवणता के क्षेत्र नहीं है। यद्यपि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ तापक्रम उच्च होते हैं, वाष्पीकरण उच्च होता है, किंतु यहाँ वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34 पार्ट्स पर 1000 रहती है, और लेकिन जो उच्चतम लवणता है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ इनकी मात्रा 36 पार्ट्स पर 1000 होती है, क्योंकि इन भागों में तापमान उच्च होते हैं और उच्च वाष्पीकरण के साथ साथ आर्द्रता न्यून होती है। इस वजह से यहाँ लवणता अत्यधिक पाई जाती है। दक्षिण गोलार्ध की बात करें, सदर्न हेमिस्फेयर की, तो यहाँ पर 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य 35 पार्ट्स पर 1000 लवणता मिलती है। ठीक है, लगभग 35 पार्ट्स पर 1000 का मैक्सिमम प्रसार होता है, और आप 37 पार्ट्स पर 1000 लवणता भी देख पा रहे हैं अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच लवणता में कमी आती है। परिणाम स्वरूप वो घटकर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 31 पार्ट्स पर 1000 रह जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 33 पार्ट्स पर 1000 तक देखी जाती है। ध्रुवों के पास हिम के पिघलने से, क्योंकि फ्रेश जल की आपूर्ति होती है, तो उससे लवणता में कमी आती है। समस्त उत्तरी गोलार्ध में जो औसत लवणता है वो 34 पार्ट्स पर 1000 है, और दक्षिण गोलार्ध में 35 पार्ट्स पर 1000 रहती है। तो इस तरह हम अक्षांशीय वितरण के आधार पर देखें तो महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे हाई सैलिनिटी रीजन्स उच्च लवणता क्षेत्र, कंपैरेटिवली लो सैलिनिटी रीजन्स तुलनात्मक दृष्टि से कम लवण क्षेत्र। उसके बाद विभिन्न महासागर, प्रशांत, अटलांटिक और इंडियन ओशियंस में। देन मार्जिनल सीज सीमांत सागरों में, इनलैंड सीज एंड लेक्स जो अंतर्देशीय जो अंतरस्थलीय जो समुद्र और झीलें हैं उनके अंतर्गत, और जो मिक्सिंग जोन्स हैं वहाँ, और जो सब सरफेस सैलिनिटी है उसके विषय में देखेंगे।
तो सबसे पहले हम प्रादेशिक वितरण की बात करें तो प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत महासागरों में लवणता का वितरण या तो हम अलग अलग रूप में देख सकते हैं। देखिए, जैसे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के आकार और वृहद क्षेत्रफल के कारण उसके विभिन्न भागों में लवणता में व्यापक अंतर मिलता है। भूमध्य रेखा के आसपास लवणता 34.8 पार्ट्स पर थाउजेंड रहती है। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्धों में यहाँ पर 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च लवणता मिलती है। दक्षिण प्रशांत में इन्हीं अक्षांशों यानी 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में 36 पार्ट्स पर थाउजेंड जो है वो लवणता पाई जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में इन अक्षांशों के उत्तर में यानी महासागर का जो पश्चिमी भाग है वहाँ ओखोटस्क और मंचूरिया के पास ठंडी धारा के कारण हिम के पिघलने से प्राप्त जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो लवणता है वो घटकर केवल 31 पार्ट्स पर थाउजेंड रह जाती है ओखोटस्क सी और मंचूरिया के पास। ठीक है, जबकि मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया और पेरू तट के पास जल का स्थानांतरण होता है, नीचे से जल ऊपर आता है, इस वजह से लवणता कम मिलती है। कोलंबिया तट के पास, चिली तट के पास ये 33 पार्ट्स पर थाउजेंड के करीब मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देखें कि येलो सी में 30 पार्ट्स पर थाउजेंड, यांगटिसिकियांग में 33 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है। अब हम बात करें अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है उसकी औसत लवणता है 35.67 पार्ट्स पर थाउजेंड। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता न मिलकर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अगर क्रमवार वितरण देखें तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास 34.68, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 36 और 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक 37.77 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है। दक्षिण अटलांटिक में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महासागर का जो पश्चिमी भाग है उसमें लवणता ज़्यादा मिलती है और जो पूर्वी भाग है उसमें लवणता कम पाई जाती है। इसी तरह नदियों के जो मुहाने हैं वहाँ पर लवणता कम मिलती है, जैसे सेंट लॉरेंस के मुहाने पर ये 31 पार्ट्स पर थाउजेंड, अमेज़न के मुहाने के पास 15 पार्ट्स पर थाउजेंड, कांगो के सामने 34 पार्ट्स पर थाउजेंड, नाइजर के सामने 20 पार्ट्स पर थाउजेंड, राइन के मुहाने पर 32 पार्ट्स पर थाउजेंड मिलती है। अब हम यहाँ के क्लोज्ड सीज़ की बात करें। जो सीमांत सागर हैं या जो बंद सागर हैं उनमें लवणता का भिन्न प्रारूप देखने को मिलता है। यहाँ पर उच्च अक्षांशों में होते हुए भी जो नॉर्दर्न सी है उसमें 34 पार्ट्स पर थाउजेंड उच्च लवणता मिलती है गल्फ स्ट्रीम की वजह से। गल्फ स्ट्रीम के कारण लवण का समावेश कर दिया जाता है। इसके विपरीत जो बाल्टिक सी है उसमें न्यून लवणता मिलती है क्योंकि इसमें नदियों और वर्षा के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति बनी रहती है और उत्तर में जाने पर लवणता घटती जाती है। रुज़ेन द्वीप के पास लवणता 7 से 8 पार्ट्स पर थाउजेंड और जो बोथनिया की खाड़ी है उसमें मात्र 2 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है। दक्षिण स्वीडन के पूर्व में केऊ के पास ओनली 11 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है और बार्नहोम के पास 8 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है। अब रूम सागर का जो क्षेत्र है वहाँ अत्यधिक वाष्पीकरण और अटलांटिक महासागर के साथ कम संपर्क के कारण लवणता ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, पश्चिमी भाग में 36.5 पार्ट्स पर थाउजेंड जबकि पूर्वी भाग में 39 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है। ब्लैक सी में नदियों द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहने के कारण लवणता केवल 17 to 18 पार्ट्स पर थाउजेंड ही रह जाती है। तो कैरिबियन सागर में 30 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है। उत्तरी भूमध्य रेखीय जो गर्म धारा है उसके कारण वो इसमें जो है खारे जल को मिश्रित किया जाता है जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करें हिंद महासागर के लवणीय वितरण की।
जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है उसमें 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच 35.14 पार्ट्स पर थाउजेंड लवणता मिलती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में घटकर ये 30 पीपीटी हो जाती है, क्योंकि गंगा नदी के कारण स्वच्छ जल की अपार राशि से खारापन कम हो जाता है। अरेबियन सी में 36 पीपीटी लवणता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा शुष्क मौसम होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और नदियों द्वारा पहुँचाए गए जल की मात्रा भी कम होती है। अब दक्षिणी हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के पास अधिकतम लवणता है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क पर्यावरण मिलता है। इंडियन ओशन के आंशिक बंद सागरों की बात करें तो जो फारस की खाड़ी है उसके अग्रभाग में लवणता है 37 पार्ट्स पर थाउजेंड और आंतरिक भागों में तो लवणता है 40 पीपीटी। लाल सागर में लवणता 36 से 41 पीपीटी मिलती है, क्योंकि उच्च ताप के क्रम के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और वर्षा कम होती है। तो हमने ये देखा कि महासागरीय जल में तापक्रम का क्षैतिज वितरण अक्षांशवार प्रभावित होता है। साथ ही साथ विभिन्न कारक, जैसे हमने वायुदाब, हवाएं, महासागरीय धाराएं देखा था, उनका भी संपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। मार्जिनल सीज और इनलैंड सीज में जो है, क्योंकि बाहरी जल का सम्मिश्रण न होने से क्रमशः जो है लवणता उच्च मिलती है। इसके अलावा हम बात करें लंबवत वितरण की। महासागरीय जल में जो लवणता का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए कोई निश्चित नियम प्रतिपादित नहीं है, क्योंकि कहीं पर तो लवणता गहराई के साथ घट जाती है और कहीं पर बढ़ती है। जैसे हम दक्षिण अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसके दक्षिणी छोर पर जहाँ सतह की लवणता 33 पार्ट्स पर थाउजेंड रहती है, वो 200 फैदम की गहराई पर यानी 1200 फीट की गहराई पर बढ़कर 34.5 पीपीटी और 600 फैदम यानी 3600 फीट की गहराई पर 34.75 पीपीटी हो जाती है। और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास सतह की जो लवणता है वो 37 पीपीटी होती है, जबकि तली में घटकर 35 पीपीटी हो जाती है। तो कोई निश्चित नियम के तौर पर उभर कर नहीं आता। अच्छा, पुनः भूमध्य रेखा पर सतह की लवणता 34 पीपीटी होती है और नीचे जाने पर बढ़कर 35 पीपीटी हो जाती है। तो सामान्यतः अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो उच्च अक्षांश हैं, हायर लैटिट्यूड्स हैं, उनमें गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। जो मध्य अक्षांश हैं उनमें 200 फैदम तक लवणता बढ़ती है और उसके बाद घटने लगती है। और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर लवणता बढ़ती जाती है और फिर गहराई में जाने पर घटती जाती है। यानी आप देर आर 4 डिस्टिंक्ट latitudinal zones having different salinity and world oceans। इसको हम इस तरह से बांट सकते हैं विश्व स्तर पर: इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर जोन ऑफ लो सैलिनिटी एंड पोलर जोन ऑफ लो सैलिनिटी। तो जब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 तरह से समझें। नंबर 1, द सैलिनिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन हाई लैटिट्यूड्स एंड पोलर एरियाज। जो उच्च अक्षांश हैं और जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी एंड डेप्थ ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ रिलेटिवली डेंसर वाटर बिलो, क्योंकि नीचे की तरफ पानी जो है भारी होता जाता है, जिसकी वजह से जो सहसंबंध है गहराई और लवणता का वो पॉजिटिव देखने को मिलता है, यानी गहराई के साथ साथ लवणता में वृद्धि होती जाती है। Number 2, the trend of increasing salinity with increasing depth is found in the middle latitudes. This trend is, however, confined to 1200 feet beyond, which it decreases with increasing depths. ठीक है, जो मध्य अक्षांश के क्षेत्र हैं वहाँ पर 370 मीटर तक एक ट्रेंड देखा जाता है। उसके बाद जो है गहराई के साथ लवणता की मात्रा घटती जाती है। एंड नंबर 3, सैलिनिटी इज़ लो एट द सरफेस इन द इक्वेटोरियल वाटर्स। जो भूमध्य रेखीय जल क्षेत्र हैं वहाँ लवणता
निम्न होती, इट इज़ मेनली ड्यू टू हैवी कन्वेक्शनल रेनफॉल्स, बट हायर सैलिनिटी इज़ नोटेड विद इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ वाटर, क्योंकि सतह पर तो स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, इसलिए लवणता की मात्रा कम होती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हायर सैलिनिटी जो है वो नोट की जाती है। ठीक है, तो हमने महासागरीय जल में लवणता के वितरण को देखा। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा इज गिवन स्टेटमेंट्स बाय over generalization, and therefore more data and information are required to be generated to ascertain a reliable picture of the vertical distribution of temperature. हम क्यों नहीं महासागरीय जल में लवणता के लंबवत वितरण के विषय में कह पाते, क्योंकि जो विश्वस्त आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, और इसीलिए अति सामान्यीकरण से बचते हुए हमने एक जनरल जो डिस्कशन है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में किया है।